जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। सर सज्जाद अली की आवाज़ में आप सुन रहे हैं रावी। और जैसे मैं आपसे पिछले हफ्ते से मैंने आपसे वादा किया हुआ था कि शहूद अलवी हमारे साथ होंगे डिलाइट में, तो हमारे साथ शहूद अलवी मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं शो में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शहूद अलवी साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ महविश, आप कैसी हैं? आपके लिसनर्स कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए वहाँ कराची में इस वक्त कितनी गर्मी हो रही है? क्योंकि यहाँ पे तो गर्मी से बुरा हाल है। बिल्कुल कुछ ऐसा ही कराची में भी है, क्योंकि कतर में और कराची में बहुत सारी चीजें जो है वो मुश्तरक हैं। तो मुमकिन है कि मौसम भी हमारा तकरीबन एक ही जैसा है। जी वैसे लेकिन यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर और ज़रा ज़्यादा होता है, और वहाँ पे थोड़ा मूनसून का सिलसिला है, बारिशें हो जाती हैं, वहाँ नहीं होती यहाँ पे नहीं होती। नेचुरली। जी बस ये है। और सर आपसे मैं सबसे पहला जो सवाल करना चाहूँगी ना, वो मेरी ऑब्जर्वेशन है आपको लेके कि जब भी आपको देखा है हमेशा ही माशाल्लाह से हंसते मुस्कुराते देखा है आपको, और एक शफीक सी मुस्कुराहट होती है, तो उसके पीछे क्या राज है? गुस्सा नहीं आता क्या कभी? देखिए, मैं अपनी शफीक से मुस्कुराहट से बहुत तंग आया हूँ। क्योंकि मेरी इस मुस्कुराहट की वजह से हर कोई मुझे या तो भाई बना लेता है, या अब बड़ा हो गया हूँ काफी तो बच्चे अंकल कह देते हैं। अच्छा। तो ये शफकत बड़ी जो मुस्कुराहट है कि मेरे किसी काम ना आई। अच्छा। लेकिन सच्ची बात यह है कि ये मुस्कुराहट जो है ये अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। अल्लाह ने मुझे अच्छे घर वाले दिए हैं, माँ बाप अच्छे दिए हैं, बीवी बच्चे अच्छे दिए हैं। तो ऐसे शख्स के चेहरे पे मुस्कुराहट ही होगी और क्या होगा। ये तो है। लेकिन आपका मैंने हमेशा नोटिस किया कि कभी भी नहीं देखा कि कोई मतलब रूड फीलिंग हो कुछ भी इस तरह का ना, तो आप हमेशा एक हंसते मुस्कुराते हो, बहुत शफीक से इंसान लगते हैं। आपका पहला तासुर ये बनता है। ये शायद अल्लाह की तरफ से वदियत है जी, बस अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है, और क्या कह सकता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ग्रेट जी सर, माशाल्लाह से बहुत अरसा हो गया काम करते हुए इंडस्ट्री में, और अब तक आपने बेशुमार ड्रामों में काम किया है, और मूवी में भी, रामचंद पाकिस्तानी में भी आप काम कर चुके हैं। जी जी, बहुत जल्द आप एक नई मूवी भी देखेंगे अगर ये हालात ठीक हो गए और रिलीज हो सकी, तो उसका नाम है थोड़ी लाइफ थोड़ी जिंदगी। अच्छा ग्रेट, ज़बरदस्त। थोड़ी लाइफ थोड़ी ज़िंदगी, इंशाल्लाह ताला ज़रूर। तो सर ये आगाज़ कैसे हुआ था वो भी मैं जानना चाहूँगी कि कैसे, एक तो शोबिस में आपकी कैसे एंट्री हुई, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम कुछ बचपन का बताते हैं, मतलब बात करते हैं, क्योंकि अभी आपने कहा कि माँ बाप अच्छे मिले हैं, फैमिली बहुत अच्छी मिली है, तो थोड़ा सा हम माजी में चलते हैं और आपके माजी के बारे में जानते हैं कि कैसा बचपन था आपका, किस तरह की फैमिली थी आपकी? मेरी फैमिली जी बहुत छोटी सी थी, बस वालिदैन थे और हम 3 बच्चे थे। उनके सबसे बड़े भाई हैं, फिर एक बहन है और फिर मैं हूँ। तो माँ बाप दोनों ही बड़े शफीक थे। वालिदा बहुत समझदार खवातीन में से एक थी, और वालिद साहब जो थे वो जरा सख्त थे बेटों के साथ, बेटी के साथ इतने सख्त नहीं थे। लेकिन उनकी सख्ती भी लामहाला कहीं ना कहीं हमारे काम ही आई है। अच्छा। तो ये बचपन में शायद समझ नहीं आती थी, उस वक्त सख्ती बहुत बुरी लगती थी उनकी, लेकिन वक्त के साथ और अब जाके अंदाजा होता है कि शायद उन्होंने सख्ती ना की होती तो हम शायद ऐसे बच्चे भी ना होते। तो ये एक बड़ा पुराना सा फार्मूला है कि एक माँ बाप में से कोई एक जरा सख्त हो और एक जरा ज्यादा शफीक हो, तो वो बच्चे बड़े बैलेंस बच्चे बन जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है। तो अल्लाह का शुक्र है, वालिद साहब सख्ती के बावजूद हमारे दोस्त भी बहुत अच्छे थे। और इस तरह के दोस्त थे कि हम हर बात अपने माँ बाप से शेयर करते थे। जो लड़के अक्सर बाहर दोस्तों में बातें शेयर करते हैं ना, हम वो भी अपने घर में अपने माँ बाप से शेयर करते थे। शरारती बहुत था बचपन से। अच्छा। बहुत शरारतें करता था। हाँ। और वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। लेकिन हाँ, बच्चा मरने नहीं देना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। वो बच्चा आज भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। साथ साथ जो है फिर एक जिंदगी की एक उम्र थी, काफी छोटी उम्र थी हालांकि, लेकिन उसमें प्यार कर लिया था। अच्छा। लड़की अच्छी लगने लगी थी, तो फिर उसी लड़की से अल्लाह पाक ने शादी करा दी। फिर वही अब 3 बच्चों की माँ भी है मेरी। जबरदस्त, ग्रेट। मतलब जिसे आपने चाहा वो ही मिल गई। जी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में सिर्फ बीवी के ही हवाले से नहीं, जो कुछ ऐसा था जो मेरी शायद ख्वाहिशात थी या मेरे अंदर कहीं कोई बात थी, अल्लाह पाक ने उसको वैसे ही पूरा कर दिया। बड़ा एहसान है उसका मालिक का। सही। तो ये जो आपकी वाइफ थी, कहाँ आपके साथ किसी यूनिवर्सिटी में थी, कॉलेज में थी? नहीं जी, ये हम एक जगह पे, चूंकि हम अपने साथ साथ हमारे वालिद साहब ने तरबियत में एक और चीज भी डाली थी बचपन से
कि बच्चे जो हैं उनको प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो हम बहुत छोटी उम्र से ट्यूशन वगैरह पढ़ानी शुरू हो गए थे। ग्रेट, तो जबरदस्त। एक जगह जहाँ मैं ट्यूशन पढ़ाता था, बस वहाँ इनसे मुलाकात हुई थी। सही। तो मतलब ट्यूशन आप पढ़ाते थे, और एजुकेशन के बारे में अगर मैं पूछूं आपसे तो क्या आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी जी बहुत सिंपल, ग्रेजुएट हूँ मैं जी, BSc मैंने किया हुआ है उर्दू साइंस कॉलेज से। यहाँ कराची में होता है, गुलशन इकबाल में। जी जी। तो वहां से मैं सीधे सीधे से BSc किया हुआ है, इससे ज्यादा कोई इसके बाद नहीं पढ़ सका। ख्वाहिश तो बहुत थी कि MSc करूं, लेकिन दाखिला भी लिया था यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में, लेकिन फिर कर नहीं सका। वो फिर प्रैक्टिकल फील्ड, शादी बड़ी छोटी उम्र में हो गई थी, तो उसके बाद फिर कैरी करना बड़ा मुश्किल लगा साथ साथ अपने काम के और पढ़ाई के। हाँ, ये तो है। अगर जल्दी शादी हो जाए तो उसमें सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि एक तो आपको काम फौरन शुरू करना होता है, अपनी कोई ना कोई जॉब करनी होती है, तो फिर पढ़ाई रह जाती है। चाहिए ख़वातीन हो, हजरात हो, सबके साथ यही एक बेसिक प्रॉब्लम आता है। तो सर किस तरह सोचा कि आप शोबिज़ में आएंगे? एक मेरे पास मतलब जो इतला है, या मुझे जो पता है, पता नहीं र्यूमर है कि नहीं, कि बुशरा अंसारी से आपका कुछ रिलेशन है, ऐसा है क्या? नहीं, ये रूमर नहीं है जी, ये बिल्कुल सच है। इकबाल अंसारी से मेरा रिलेशन है, जो उनके हस्बैंड थे। और वो मेरे रिश्ते के मामू लगते हैं। अच्छा। और बुशरा अंसारी जो है वो मेरी रिश्ते की मुमानी लगती है। अच्छा। तो बिल्कुल मेरा इनसे रिलेशन है, बहुत प्यारा रिलेशन रहा है सारी जिंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो मुझे इस फील्ड में लाने वाले भी इकबाल साहब थे। अच्छा। अगर ये कहा जाए कि मैं किसी हद तक पर्ची का एक्टर हूँ तो गलत नहीं होगा, मैं बिल्कुल पर्ची से आया था। अच्छा। लेकिन हमारे इस काम में एक बड़ी आम सी सेइंग है, और जो बड़ी मशहूर भी है, जरूरी भी है और सच्ची भी है। वो यह है कि बंदा पर्ची पे एक दफा आ सकता है, 2 दफा आ सकता है, बहुत जोर मार लेगा 3 दफा आ सकता है, लेकिन ये जो कैमरा होता है ना, ये झूठ नहीं बोलता। इसके सामने जो आदमी जैसा परफॉर्म कर रहा होता है ना, वो चीज सबको नजर आ रही होती है। तो जब कैमरा झूठ नहीं बोलता तो पर्ची 1 दफा 2 दफा से ज्यादा काम भी नहीं करती। ये बात फिर उसके बाद बहरहाल कहीं ना कहीं अपने टैलेंट पे ही सर्वाइव करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। तो पहली दफा आपको इंट्रोड्यूस करवाया इकबाल अंसारी साहब ने, और वो कौन सा सीरियल था? ये सबसे पहला जो सीरियल था वो था एक काला पुल, प्राइवेट सेक्टर के लिए बना था। क्योंकि मैंने जब कैरियर स्टार्ट किया है तो उस वक्त PTV का दौर जो था, उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का दौर भी आ चुका था। और NTN हमारा एक प्राइवेट चैनल था, वो STN की फ्रीक्वेंसी जो है वो शेयर करते थे। और तो NTN पे मेरा पहला सीरियल ऑन एयर गया था। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने PTV के लिए भी काम किया और इदारों के लिए भी काम किया, फिर वो चैनल भी बनते चले गए, आते चले गए, तो बढ़ता चला गया। फिर अल्लाह का शुक्र है सिलसिला। सही। तो सर मतलब ये तो जैसे आपने कहा कि इंट्रोड्यूस आपको उन्होंने करवाया, तो उसमें आपकी कोई विल थी, यानी आपको कुछ शौक था बचपन से कि मुझे एक्टिंग करनी है, या क्या सोचा था आपने अपने फ्यूचर के बारे में जब आप छोटे हुआ करते थे? मैं सच बताऊं आपको माविश, मैंने फ्यूचर के बारे में तो कभी नहीं सोचा था। अच्छा। लेकिन चूंकि एक्टिंग आपको पता है एक ऐसी चीज है जिसको सभी को शौक होता है, ज्यादातर लोगों को, सभी को तो नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर लोगों को शौक होता है कि यार वो स्क्रीन पे आए। और भारत शोहरत भी एक नेमतों में से है, एक है अल्लाह की और बड़ी अच्छी नेमतों में से है। तो ये ख्वाहिश कहीं ना कहीं इंसान के दिल में गालिबन होती है, तो मेरे दिल में भी थी। और जब मुझे बीच में ये मौका मिला, मैं तो छोटी सी उम्र से कुछ जॉब शुरू कर दी थी, पढ़ाता भी था, ट्यूशन वगैरह भी करता था अपने तालीमी खर्चात पूरे करने के लिए। गो के फैमिली से मुझे बड़ी सपोर्ट थी, लेकिन वालिद साहब का यही मानना था कि बच्चे प्रैक्टिकल बने तो बेहतर है। तो जब ये काम कर रहा था तो मीनवाइल मुझे शो बिजनेस से कुछ काम ऑफर हुआ, तो मैं फिर अपने सारे काम छोड़ के इधर घुस गया। इसका मतलब है मेरे अंदर कहीं इसकी ख्वाहिश भी थी। तो मैंने प्रोफेशनली जब लाइफ शुरू की थी इस फील्ड में, तो मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था एक बूम ऑपरेटर। अच्छा, ऐसा कौन सा ऑपरेटर सर? सॉरी, एज अ बूम ऑपरेटर। बूम ऑपरेटर, अच्छा जी। सही, ठीक है। तो फिर मतलब आपने उससे शुरू किया, उसके बाद फिर एक्टिंग में उसके बाद आए? जी, मैंने वो टेक्निकल, मेरे साथ जो थे उन्होंने एक्चुअली मुझे टीवी पे आने से पहले उन्होंने कहा जरा टेक्निकल चीजों की नो हाउ होनी चाहिए, तो उन्होंने मुझे टेक्निकल स्टाफ के तौर पे भर्ती किया और एज बूम ऑपरेटर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। टेक्निकल चीजें कुछ 3-4 साल में करता रहा और उसके बाद फाइनली सन 2000-2001 में मैंने अपना पहला सीरियल किया। अच्छा, एज एन एक्टर। सही, मतलब आप शोबिज़ में एक तरह से इन हो चुके थे, आप टेक्निकली काम कर रहे थे और उसके बाद फिर आप ड्रामों में आए। तो इससे कुछ आपको मतलब कुछ फायदा हुआ, कुछ एज मिला? मैं आपको सच बताऊं, मुझे फायदा ही सारी जिंदगी उस चीज का हुआ, बल्कि आज तक होता है, क्योंकि टेक्निकली
जब आप कैमरे को भी जानते हैं कि कैमरा क्या काम करता है और कैसे करता है, हाँ, माइक कैसे काम करता है और माइक कहाँ तक की आपकी जो साउंड पीक होती है पकड़ लेगी। रेडियो के लोग तो बहुत ज्यादा समझते हैं इस बात को कि माइक का साथ आपकी दोस्ती होना कितनी जरूरी है। फिर इसी तरह लाइट का लेना, एक्टर को समझ आना, तो ये सारा काम मैंने एज टेक्निकल स्टाफ पीछे खड़े होकर देख ही लिया था। तो एज एन एक्टर जब मैं काम करने लगा तो ये सारी चीजें मुझे लगी जैसे मेरे लिए ज्यादा आसान है। सही सही। इसका फायदा मुझे पूरी जिंदगी हुआ है। ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा सर, मेरे पास कुछ सवालात भी आए हुए हमारे लिसनर्स की तरफ से, तो वो भी मैं आपसे पूछती हूँ, फिर साथ साथ अपनी बातें भी हम करते रहेंगे। रिशान खान ने आपसे कहा हुआ है कि सर सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, हम छोटे से थे जब से आपको देखते हैं। ये सर सब लोग लाजमी बोलते हैं। ये कॉमन। और कमाल की एक्टिंग करते हैं आप। और सवाल मेरा ये है कि पहले टाइम में ड्रामों का एक अलग मजा हुआ करता था जो आजकल के ड्रामों में नहीं है। इसकी क्या वजह है, क्या कमी है ऐसी जो अब ये मिसिंग लगता है कुछ? अच्छा, मैं अगर इसको सही तौर पर समझा पाऊँ मेरे लिए बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन ड्रामों में ऐसा कोई फर्क नहीं है। वक्त के साथ, जमानों के साथ कहानियों में फर्क जरूर आता है, लेकिन जो व्यूवर है, जो देखने वाला है, उसका बुनियादी तौर पे उस वक्त विजन जरा कम था। यानी एक जमाना जब हम भी छोटे होते थे, स्कूल में होते थे, तो सिर्फ पीटीवी हमारा विजन था, इससे ज्यादा हमें टेलीविजन का पता ही नहीं था। तो उस वक्त जब ड्रामा चलता था तो सारा पाकिस्तान घरों में जमा हो जाता था, और जिसके घर में टीवी नहीं भी होता था तो वो ऐसे घर में चला जाता था जहाँ टीवी होता था, तो वो एक ड्रामा देखता था, उसके अलावा उसका कोई ऐसा एक्सपोजर नहीं था लाइफ का टीवी के हवाले से। तो देखने वाले को वो ड्रामा सबसे अच्छा लगता था। सही। आज वही आदमी जो है, उसके घर में उसकी फिंगर टिप पे कोई 100 चैनल्स हैं जिसमें वो हॉलीवुड देख रहा है, बॉलीवुड देख रहा है, हर जगह की प्रोडक्शन देख रहा है, यहाँ तक कि तमिल और ईरानी फिल्म भी देख रहा है। तो उसके बाद उसको अपनी प्रोडक्शन जो है उसमें थोड़ी सी कमियां भी नजर आएंगी, और अब एक्सपोजर बहुत बढ़ चुका है देखने वाले का। हमारा व्यूअर अब इतनी समझ रखता है चीजों को देखने की कि हमारी जरा सी भी गलती होती है तो वो उसको पकड़ लेता है, और वो कहता है यार यहाँ बुरी परफॉर्मेंस है, या ये स्क्रिप्ट सही नहीं है, या इसने सही परफॉर्म नहीं किया, या यहाँ डायरेक्शन कमजोर है। तो ये फर्क जरूर आया है। तो ये फर्क हमारी फील्ड में नहीं आया, ये फर्क आया है देखने वाले में। एक्सपोजर बढ़ गया लोगों का। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है। तो सर आपका क्या ख्याल है कि पहले के मुकाबले में अगर हम बात करें, जैसे इन्होंने कहा है कि आजकल के ड्रामों में वो बात नजर नहीं आती, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अब हम पहले से बेहतर हुए हैं या हमें और मजीद बेहतरी की जरूरत है? देखिए, बेहतरी की गुंजाइश तो सारी जिंदगी रहती है और हर काम में रहती है। इसी तरह हमारे काम में भी जो है वो बेहतरी की गुंजाइश तो बहुत है, और इसको बेहतर करने की कोशिश में और तवज्जो में हमारे यहाँ बहुत सारे लोग काम कर भी रहे हैं। एक्टर्स भी कर रहे हैं, डायरेक्टर्स भी कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं। टेक्निकली हम बहुत हाई आ चुके हैं। पहले हम जो टेक्निकल ड्रामा बनाते थे, जिन चीजों पे जो कैमरे, जो सामान होता था, अब वो मुझसे कहीं ज्यादा आगे की चीजों पे सामान बना रहे हैं, ज्यादा अपडेटेड चीजों पे हम ड्रामा बना रहे हैं। तो हम इन चीजों में बहुत इम्प्रूव कर गए। रह गई बात हमारी इस चीज की कि जी यकीनन कहानी में या ड्रामे में, परफॉर्मेंस में, कंटेंट में, स्क्रिप्ट में, इन सब चीजों में बहरहाल गुंजाइश रहती है बेहतरी की। तो वो अपनी सी कोशिश हम करते रहते हैं, जहां जहां मुमकिन होता है हम उसको बेहतरी की तरफ लाने की कोशिश करते हैं। तो यानी बेहतर ही हुआ है ना आपके हिसाब से? पहले के अगर मुकाबले में देखा जाए तो अब का ड्रामा इस वक्त जरा ज्यादा चीजों के साथ, जरा ज्यादा टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बेहतर अब नजर आता है लोगों को। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लोगों को शायद ना लगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारा आज का जो ड्रामा है ये हमारे पहले ड्रामे से बहुत बेहतर ड्रामा है। हाँ, एसेंस का थोड़ी सी कमी है, थोड़ा सा फील में कमी है, जो कि दूर की जा सकती है अगर वक्त के साथ चाहें। हाँ, सही। वैसे मेरा अपना भी यही ख्याल है, इसलिए मैंने इस बात पे काफी जोर दिया क्योंकि कभी होता है ना कि आपस में हमारी बातें हो रही होती हैं लोगों से, पहले के ड्रामों के बारे में, अब के ड्रामों के बारे में। तो मैं बहुत, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामा लवर हूँ और जितने ड्रामा आ रहे होते हैं तो मैं लाजमी देखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जब कभी हम 90s के ड्रामे देखें, 80s के देखें, बहुत अच्छे होते थे, लेकिन उसमें कुछ चीजें अब ज्यादा हमें बेहतर नजर आती हैं, ज्यादा प्रैक्टिकल नजर आती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। टेक्निकली भी हम बेहतर हो गए। परफॉर्मेंसेस, शायद मैं अगर ये कहूँ तो ज्यादती हो जाएगी कि हम बेहतर हो गए। परफॉर्मेंस हमारे यहाँ शुरू में भी बहुत अच्छी थी, आज भी हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे बड़े अच्छे नए एक्टर्स बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे सीनियर्स पूरी जान मारते हैं, हम उनको मेहनत करते देखते हैं, और टेक्निकली हम इम्प्रूव कर गए। तो पहले के मुकाबले में मेरा अंदाजा ये है, जो मैं समझता हूँ, वो आज का ड्रामा बेहतर ड्रामा है।
अच्छा, जब अभी अभी अपने सीनियर्स की बात की, तो सीनियर्स की तरफ से जो एक मैंने हमेशा देखा है कि कोई भी इंटरव्यू देखो तो उनकी तरफ से एक बात आती है कि पहले हम लोग रिहर्सल बहुत करते थे, अब उसका बहुत मतलब फुकदान है, कमी हो गई। तो क्या वाकई ऐसे ही है, अब इतनी ज़्यादा नहीं हो रही होती रिहर्सल? रिहर्सल्स आप सही कह रही हैं, बिल्कुल रिहर्सल्स नहीं होती, बहुत कम होती हैं। पीटीवी के टाइम में बहुत होती थी और बाकायदा हम डीआर वगैरह करते थे, फिर हम सीआर करते थे और उसके बाद चूंकि वो 3 कैमरा प्रोडक्शन भी होती थी तो 3 कैमरा के लिए बहरहाल डीआर सीआर बहुत जरूरी होती है ऑन फ्लोर, तो एक दूसरे की मूवमेंट समझनी होती है, इसलिए किया करते थे। अब सिंगल कैमरा का दौर है तो सिंगल कैमरा में इतनी मूवमेंट जो है वो डायरेक्टर रखता नहीं है, और अगर रख भी लेता है तो वो सिंगल कैमरा पे शूट करना आसान होती है, तो उसके लिए डीआर की और सीआर की इतनी जरूरत नहीं होती है। बाकी रिहर्सल्स की, सॉरी, सीआर तो हम फिर भी कर ही लेते हैं सेट पे जाके ना, सिंगल कैमरा के साथ भी सीआर कर लेते हैं। सीआर मीन्स मैं सुनने वालों को समझा देता हूँ, डीआर कहलाती है ड्राई रिहर्सल और सीआर कहलाती है कैमरा रिहर्सल। ड्राई रिहर्सल एक्टर्स के लिए होती है कि वो एक दूसरे की मूव समझ लेते हैं, और कैमरा रिहर्सल सीआर वो कैमरा के लिए, टेक्निकल स्टाफ के लिए होती है ताकि वो देख लें एक्टर्स किस तरह मूव कर रहे हैं, तो वो उस हिसाब से अपने माइक मूव करें, कैमरा मूव करें। तो ये तो अभी भी होती है, लेकिन बाकी जो रिहर्सल थी, यू आर राइट, अब बिल्कुल नहीं होती। सही। तो वो अभी भी आपका ख्याल है कि अगर हो तो हम ज्यादा मतलब बेहतर काम कर सकते हैं, या मूवीज में इस तरह होता है क्या कि पहले से रिहर्सल्स की जाती हैं? देखिए, डिपेंड करता है। हमारे यहाँ जैसे थिएटर होता है तो थिएटर में हमारे यहाँ बहुत ज्यादा रिहर्सल होती है, महीना महीना रिहर्सल होती है, आज भी होती है, क्योंकि वो बिल्कुल लाइव शो होता है, सबके सामने कर रहे होते हैं, तो उसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। लेकिन जब हम कैमरा पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो हमारी गलती की गुंजाइश बहुत होती है हमारे पास। अगर कोई कर भी लेता है कहते हैं अच्छा दोबारा कर लो, कोई बात नहीं है। तो शॉर्ट डिविजनिंग हुई भी होती है डायरेक्टर के दिमाग में, तो वो इतना मुश्किल काम नहीं है। तो अगर हम या डीआर कर भी लेंगे ना तो ड्रामे में मेरा ख्याल है इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अब लोग बहुत आदी हो गए हैं बगैर रिहर्सल के करने के। ग्रेट, ज़बरदस्त। अच्छा सर, तो जब आप नहीं आए थे शोबिस में, उससे पहले ड्रामे यकीनन देखते होंगे, तो आपकी कौन इंस्पिरेशन था, किसने सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया आपको? एक्टिंग के हवाले से बात कर? जी, एक्टिंग के हवाले से। देखिए जी, मैं सच्ची बात बताऊं ना तो मुझे सलीम नासिर साहब ने बहुत इंस्पायर था उनसे। मैं एक्टर्स में, अगर फिल्मी एक्टर्स में किसी से इंस्पायर था तो वो अमिताभ बच्चन से बहुत ज्यादा था, और खवातीन अगर किसी से था तो वो रूही बानो साहिबा थी। मैं उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ सारी जिंदगी, आज भी हूँ। ये सलीम नासिर साहब मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब करे, इसी तरह ये हमारी मैडम है, ये मैंने बस इन्हीं को देखा है, तो आप समझ लें कि मैं इश्क में ये काम शुरू किया था। सही। सलीम नासिर तो वाकई मतलब बहुत कमाल की एक्टिंग करते हैं उनके ही, इसके अलावा और भी उनके जो ड्रामे हैं जितने भी हैं, आंगन टेढ़ा, तो उसमें बहुत ही उन्होंने कमाल की एक्टिंग की है। तो ऐसा काम है कि उनका एक एपिसोड और हमारी पूरी जिंदगी का काम एक तरफ रखा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह परफॉर्म करने वाले लोग थे जी। बिल्कुल सही बात है। उनको बस जिंदगी ने मौका नहीं दिया ज्यादा, वरना वो बहुत अच्छा काम करते आगे भी। जी, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तो सर मतलब वो आपकी इंस्पिरेशन थे, तो जब आप फील्ड में आए तो क्या उस वक्त ये थी ख्वाहिश कि उन जैसा कोई भी जो प्रोजेक्ट उन्होंने किया हो उन जैसा आपको भी मिले, और क्या करने का मौका मिला वैसा? देखिए ना, बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। सलीम नासिर साहब को देख देख के हम बड़े हुए थे, इनका काम और रूही बानो साहिबा का। तो मैंने अपने कैरियर के बिल्कुल शुरू में कुछ काम ऐसे किए थे, जो एक प्ले था मेरा अनोखा लाडला, तो उसमें वही परफॉर्मेंस थी सारी तकरीबन जो सलीम नासिर साहब की आंगन टेढ़ा में थी। बिल्कुल। तो मैंने अपने तौर पे बिल्कुल कोशिश की अपने सीनियर्स को कॉपी करने की, अपने सीनियर्स से सीखने की, और अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। उनके उस अच्छे काम की वजह से जो इंस्पिरेशन हमारे अंदर थी, तो शायद हम भी आज इसी फील्ड में इसीलिए काम कर रहे हैं। तो उनका कंट्रीब्यूशन हमसे, हालांकि कभी हम मुलाकात हमारी नहीं हुई, कभी उनके साथ काम नहीं किया, क्योंकि जब मैं इस फील्ड में आया तो वो दुनिया में नहीं थे। तो उसके बावजूद भी आप अंदाजा लगाएं कि एक शख्स ऐसा काम कर गया कि वो दुनिया में है या नहीं है, उसके चाहने वाले भी मौजूद हैं, उसके काम को देख के उसको एडमायर भी करते हैं, जैसा काम करने की कोशिश भी करते हैं। तो ये उनका बड़ापन था जी। वो बड़े लोग थे, बड़ा अल्लाह पाक ने उन्हें टैलेंट दिया था। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, सारिम कथवाल ने आपसे सवाल किया हुआ है। अलवी साहब, आपसे मेरा सवाल है कि कौन से एक्टर्स के साथ आपको काम करके अच्छा लगता है? कौन सी एक्ट्रेस के साथ? मतलब कोई भी एक्टर, एक्ट्रेस, कोई भी।
अच्छा, मुझे सबके साथ अच्छा लगता है जी। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई। मैं तो जितने भी एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, सारे मेरे कुलीग्स हैं, मेरे साथी हैं। तो हमारे बीच बहुत मोहब्बत का, बहुत रिस्पेक्ट का भी रिश्ता है और सारे माशाल्लाह बड़े अच्छे परफॉर्मर्स हैं, तो सबके साथ काम करके मुझे मजा आता है। लेकिन अगर इनकी ख्वाहिश पूरी करूं मैं और एक दो नाम लेना चाहूँ तो उनमें मारिया वास्ती है और जुवेरिया अब्बासी है, जुवेरिया जलील थी, वो मैंने बहुत काम किया। लैला वास्ती हैं, सायरा वास्ती जिनका नाम है। तो ये बहुत सारी मेरी साथी एक्ट्रेसेस हैं जिनके साथ मुझे काम कर। आयशा थी, आयशा खान, उसके साथ काम करके बहुत मजा आता था। तहरीन जुबैरी हैं, मतलब बहुत सारे नाम है जी, इसमें तो लिस्ट लग जाएगी पूरी। बेशुमार नाम है। अच्छा, आप जैसे कह रहे हैं कि आपकी किसी से लड़ाई नहीं हुई कभी, और वो आपका मिजाज, आपका चेहरा सब कुछ बताता है कि आपका मिजाज ऐसे ही, आप किसी से खुद से कभी भी नहीं लड़ सकते, नर्म मिजाज के हैं आप। लेकिन कभी इस नर्म मिजाजी की वजह से अपने जो जितने साथी एक्टर्स हैं उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम आई? कभी आपको ये महसूस हुआ कि नहीं, मैं इतना भी ना होता नर्म मिजाज, कुछ थोड़ा सा मुझे कभी रूड हो जाना चाहिए या थोड़े नखरे दिखा देने चाहिए? ऐसा हुआ सर कभी? हाँ जी, होता है कभी कभी, है ना? महसूस होता है। हाँ होता है ऐसा महसूस। हाँ, तो वो खुलूस के बदले खुलूस इंडस्ट्री में मिलता है या फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से? आपकी आवाज एक्चुअली मुझे जरा कम आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा। जितना मुझे समझ आ रहा है मैं उस हिसाब से जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये जो सिलसिला है, देखिए हमारी जो फील्ड है ना, इसमें जी, जी। कहते हैं ना एक जगह जहाँ बर्तन होते हैं तो वो खड़कते तो हैं, आवाज तो आती है। तो ऐसा नहीं हुआ कभी भी कि हमारी कहीं पे भी कभी किसी से तू मैं ना हुई, साइड पे हो जाती है। लेकिन हम लोग, हमारी फील्ड में एक जरा खूबी ये है, एक तो खवातीन का हमारे यहाँ जरा ज्यादा एहतराम है। हम प्रिविलेज देते हैं अपनी खवातीन को जितनी भी हमारे साथ काम कर रही होती हैं, क्योंकि हमारी नजर में वो घरों से निकली होती हैं। हर किसी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, हर कोई जॉब कर रही है, इस तरह की जॉब है, काम कर रहे हैं, तो हम उन्हें ज्यादा प्रिविलेज देते हैं। उसके अलावा भी कभी कभार हो जाती है जिद बहस, कभी कोई लड़ाई हो गई, कुछ हो गई, तो हम इतनी समझ रखते हैं ना, उस उम्रों में है, तो हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी रखते हैं और फिर एक दूसरे के साथ उस बात को बड़े मसाले से तरीके से हल करके आगे चलते हैं। तो इस वजह से लड़ाई कभी नहीं होती हमारी फील्ड में, बहुत कम लोगों की है। और सिर्फ नर्म मिजाज का मैं ही नहीं हूँ, हमारी फील्ड में बेतहाशा लोग हैं, बहुत नर्म मिजाज हैं, पोलाइट हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। फरहान अली आगा की मिसाल यहाँ पे अगर मैं नाम लूंगा उसका बिल्कुल गलत नहीं होगी। ही इज सच अ पोलाइट पर्सन। हालांकि बड़े गुस्से वाला मशहूर था, लेकिन जब मैं उससे मिला हूँ तो वो तो बहुत ही प्यारा आदमी है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत दिल से काम करता है। ऐसे बेतहाशा नाम है, मतलब मैं नाम सारे ले नहीं सकता, तो मैं एक आध मिसाल के लिए नाम ले रहा हूँ, वरना हमारी फील्ड भरी पड़ी है ऐसे लोगों से। नहीं, वाकई इस बात का मुझे भी आइडिया, क्योंकि मैं इंटरव्यूज़ ले रही होती हूँ तो अंदाज़ा होता है कि अगर हम सेलिब्रिटीज़ को देखें ना तो वो मिजाजन ज़्यादा अच्छे होते हैं आम लोगों के मुकाबले में। रीज़न क्या है वो तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये अंदाज़ा यही हो रहा है मुझे इतने अरसे के एक्सपीरियंस से। देखिए, अगर कोई गुस्से वाला भी होगा ना, क्योंकि वो अगर अल्लाह ने उसको सेलिब्रिटी बना दिया है तो अब उसकी नीड है, वो चाहे कि ना चाहे तब भी उसको लोगों के साथ पोलाइटली बात करनी है, क्योंकि इसके बिना गुजारा नहीं है, ना उसका गुजारा है ना किसी और का गुजारा है। क्योंकि जो हमारे देखने वाले हैं, हमें पसंद करने वाले हैं, चाहने वाले हैं, अल्लाह के बाद अल्लाह ने इन्हीं को तो हमारी कामयाबी का ज़ामिन बनाया। अगर ये हमें देखना नहीं चाहेंगे या हमें पसंद नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे काम करेंगे, हम किसके लिए काम करेंगे? तो ये तो अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि हमें चाहने वाले लोग दुनिया में मौजूद हैं, तो हम फिर उसके साथ अपना रवैया सख्त रख के या काम पे सख्त रख के क्या फायदा हासिल कर लेंगे। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, रिशान खान का सवाल है आपसे कि माशाल्लाह सर आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं और अभी आपकी बेटी ने भी एक्टिंग कमाल की है अना ड्रामे में, तो कैसा लगा आपको देखकर जब उन्होंने परफॉर्म किया, तो खुशी हुई थी? देखिए जी, माँ बाप के सामने बच्चे को काम करते हैं, तरक्की करते हैं तो अच्छा ही लगता है। लेकिन मुझे इन 22 सालों में, 23 सालों में अपने कैरियर में कभी नहीं लगा कि मैंने अपने कैरेक्टर्स के साथ, अपने रोल्स के साथ इंसाफ किया हो। हमेशा यही लगता था कभी ना कभी कोई कमी रह जाती है। तो बिल्कुल यही मुझे अपनी बेटी का काम देख के भी लगा था कि शायद अभी कमी बाकी है, अभी कसर रह गई है, इसको और अच्छा किया जा सकता था। लेकिन खुशी जरूर होती है अपने बच्चों को कामयाबी की तरफ जाके देख के। माँ बाप को खुशी ना हो ये कैसे हो सकता है? सही, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इन्होंने आपको, आपकी पूरी फैमिली को दुआ भी दी है कि हमारी दुआएं आपके साथ हैं? अरे बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। प्लीज दुआ में जरूर याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।
बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे बाहर अगर हम मीडिया की बात करें तो बाहर के लोगों में या फिर हम सोशल मीडिया स्पेशली अगर देखते हैं तो उस पे बहुत मीडिया को लेके शुरू से, याद से नहीं, माहौल को और सब चीज़ों को बातें बनाई जा रही होती हैं कि रेडियो को भी अच्छा नहीं समझा जाता, सिर्फ मैं टीवी की बात नहीं कर रही। तो ये क्यों लोगों के जहन में है? और आप इतना अरसा आपको माशाल्लाह से काम करते हुए हो गया, अब आपकी बेटी भी काम कर रही है, तो मैं थोड़ा सा सुनने वालों के लिए कह रही हूँ, मुझे तो आइडिया है क्योंकि मेरा खुद मीडिया से ताल्लुक है, लेकिन लोगों के जहन में एक जो ये गलत फहमी है तो उसको थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका खुद का कैसे एक्सपीरियंस रहा, आप क्या समझते हैं मीडिया के बारे में? देखिए जी, मैं अगर मीडिया को गलत समझता होता तो मैं खुद भी न कर रहा होता और ना मेरी बेटी ने करना था। वो कि मेरे बच्चों ने इसको कैरियर नहीं बनाया, वो अपने शौक के लिए कर लेते हैं। वैसे तो पढ़ाइयाँ कर रहे हैं आजकल, लेकिन अगर कभी कभार करना भी चाहें तो मैं मना नहीं करता अपने बच्चों को। मीडिया का हमारे यहाँ एक गलत एस्पेक्ट जो लोगों के जहनों में आता है ना, वो आता है बुनियादी तौर पे दीन की वजह से। दीन में कुछ जगहों के ऊपर इस तरह का जिक्र हमारे यहाँ कुछ मौलवी हज़रात करते हैं कि तस्वीर बनवाना हराम है, और इस तरह जो भी रिलेटेड उस चीज से चीज है, जैसे टेलीविजन है या रेडियो है, रेडियो में आवाज औरत के लिए कहते हैं कि आवाज का भी पर्दा है, और टीवी में कहते हैं कि जो स्क्रीन पे आप आ रहे हैं तो ये तस्वीर बनाने के मुतरादिफ है। तो ये सब चीजें दीन में हराम है। मगर ये हमारा एक कुछ खास किस्म के फुकाहा हैं जो ये बात करते हैं। तमाम आलिम दीन इस चीज से मुत्तफिक नहीं है। अच्छा, दीन में अगर आप लोगों की तरबियत कर रहे हैं या लोगों को तबलीग कर रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छा काम समझा गया है। तो अगर हम किसी को अपने मैसेज के थ्रू एक अच्छी बात हम बताते हैं, बुरे इंसान को बुरा बना के दिखाते हैं और अच्छे इंसान में कुछ खूबियां दिखा के उसे अच्छा बताते हैं, तो हम बुनियादी तौर पे एक हद तक तरबियत के हवाले से अमल कर रहे होते हैं। तो मेरे पास इस काम को करने का जस्टिफिकेशन यही है कि मैं ये काम कर रहा हूँ बुनियादी तौर पे लोगों तक मैसेज कन्वे करने के लिए। मैं अगर कोई नेगेटिव रोल कर रहा हूँ और उसमें लोगों को मुझसे प्यार हो जाए और लोग कहें कि नहीं यार ये नेगेटिव कैरेक्टर बड़ा अच्छा है, तो मैंने ज्यादती कर दी अपने रोल के साथ, मुझे ये लगता है। जब तक लोग मुझसे नफरत ना करें, तो इसका मतलब है कि मैं लोगों को ये महसूस कराना चाहता हूँ कि नेगेटिव कैरेक्टर क्या होता है, नेगेटिव आदमी किसे कहते हैं, बुरी आदत किसे कहा जाता है। तो ये एक मैसेज ही हो गया ना। बिल्कुल। तो मेरे नजदीक इस काम को जस्टिफिकेशन की मेरे पास तो ये लॉजिक है। लेकिन लोगों का यूं समझना दीन के हवाले से, जो मैंने बताया कि कुछ फुकाहा इस चीज के ऊपर समझते हैं कि दीन तस्वीर बनाना हराम है या टेलीविजन में आना हराम है, तो वो उस हवाले से ये बात करते हैं। सही सही। अभी नेगेटिव रोल की आप बात कर रहे हैं तो काफी आपने नेगेटिव रोल किए हैं, और वाकई जब आप करते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो कुछ कोफ्त होने लगती है कि इस तरह के कैरेक्टर्स क्यों हैं और नहीं होना चाहिए, ये वो गुस्सा आ रहा होता है, नफरत हो रही होती है। तो ये कैसे कर लेते हैं, मतलब ऑब्जर्व करते हैं किसी ऐसे कैरेक्टर को, किस तरह से ढालते हैं अपनी पर्सनालिटी को उस तरह के कैरेक्टर में आप? जी, ये बड़ा प्रेडिक्टेबल सा लफ्ज़ है ढाल लेना, लेकिन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। सच्ची बात यह है कि हम तो उस काबिल नहीं है जो हमारे बड़ों ने काम कर गए हैं, हमारे सीनियर्स काम कर गए हैं और कर भी रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कभी खान साहब आप देख लें कैसा कैसा काम करते हैं, बहुत जबरदस्त। तो जब मैं उन्हें देखता हूँ ना ये सब करते हुए, तो अपना काम मुझे बहुत छोटा लगता है। मुझे लगता है कि मैंने तो, मेरी कंट्रीब्यूशन बहुत थोड़ी सी है, बहुत छोटी सी है। मेरे बड़ों ने तो मुझसे बहुत बड़ा बड़ा काम किया हुआ है। तो नेगेटिव कैरेक्टर करने के लिए बल्कि कुछ नहीं करना होता, बुरा बनना होता है, और क्या है। तो वो बुरे कैसे बनते हैं? बन जाते हैं, मतलब देखें, हर इंसान के अंदर ये हम तय नहीं कर सकते कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। हर इंसान में कहीं कहीं बुराई भी होती है और कहीं कहीं अच्छाई भी होती है, क्योंकि मेरे परवरदिगार ने ही इस कायनात में अच्छाई और बुराई को एक साथ रखा है और हर दौर में रखा है, हर वक्त में रखा है। जब से ये कायनात बनाई गई है तब से लेकर जब तक ये खत्म नहीं कर दी जाती तब तक अच्छाई और बुराई में साथ साथ चलना, ये सिस्टम मेरे मालिक का है, और इसको तब्दील कर देने की ताकत किसी के पास नहीं है सिवाय मेरे अल्लाह के। तो मेरे अल्लाह पाक ने जब ये सिस्टम बनाया है तो उसको आप और मैं तब्दील नहीं कर सकते। आप और मैं सिर्फ लोगों को अच्छा और बुरा बताने की कोशिश कर सकते हैं। तो वो हम अपनी सी कोशिश कर रहे होते हैं, उसमें हम बुरे नहीं बनते। बुरा क्या बनना है हमें, भाई जो कह देते हैं वैसा कर देते हैं, और क्या है। हाँ बिल्कुल। अच्छा सर, अगर हम कोई ड्रामा या कोई किसी चीज को भी फॉलो कर रहे हो, जरा ज्यादा देख लें, कोई मूवी अगर एक से ज्यादा दफा देख लें, तो हमें कुछ वो वाली फीलिंग आने लगती है ना, मतलब हम वैसे ही अपने आप को समझना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप लोग रोल करते हैं, इतने अरसे तक एक कैरेक्टर में रहते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि किसी एक तो रोल से किसी से ममासलत अपनी फील हुई हो, या फिर कुछ वैसी फीलिंग आना शुरू हो गई उस कैरेक्टर जैसी? मुमासलत का एहसास खुद से?
हाँ, खुद से मुमासलत, या फिर ये कि कैरेक्टर में इतने रह गए हों कि आपको लगने लगे कि आप वही थे जो कैरेक्टर आपने किसी ड्रामे में किया है। कभी ऐसा हुआ आपके साथ? ये आपकी बात सही है, ये अक्सर बेशतर होता है। हाँ। जब किसी कैरेक्टर को बहुत ज्यादा I'm sorry, जब किसी कैरेक्टर के लिए हम कुछ ज्यादा पर्सनल हो जाते हैं, हमें पसंद भी हो या हमें करीब लगे अपने आप से, तो ऐसा होता है कि जब हम वो कैरेक्टर करते हैं तो फिर हम उसमें रह जाते हैं, कुछ अर्से तक हम पे वो हावी रहता है। हावी रहता है। तो कौन सा ऐसा ड्रामा था, कौन सा ऐसा कैरेक्टर था जिससे निकलने में आपको काफी मुश्किल हुई हो? मेरा एक प्ले था जो एक्सप्रेस टेलीविजन पे ऑन एयर हुआ था, मेरे ख्याल है यूट्यूब पे भी होगा, मेरे हुजूर। वो जब मैं कर रहा था, हालांकि वो वडेरा था, वडेरे का कैरेक्टर था। अच्छा। तो मैं तो कहीं से वडेरा नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। हाँ। लेकिन जब मैं वो कर रहा था तो मुझे लगता था कि जिस तरह का उस आदमी का रख रखाव है, तो मेरा मिजाज शायद कुछ इस तरह का है जो हमने उसको, हालांकि वो नेगेटिव कैरेक्टर था, पॉजिटिव नहीं था, लेकिन उसके सिर्फ रख रखाव की हवाले से और जिस तरह बस मुझे लगता है मेरे दिल के करीब था वो कैरेक्टर। अच्छा, मेरे हुजूर। सही। अच्छा सर, फेवरेट ड्रामा तो मतलब आपने बताया कि वो कैरेक्टर आपका जो है वो फेवरेट था या आपको अपने करीब लगा है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं पूछना चाह रही थी वही पूछना चाह रही थी कि सोशल मीडिया इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो सब लोग कनेक्टेड सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया से ही रहते हैं। कोई खबर टीवी पे इतनी जल्दी हमें नहीं मिलती है जितनी सोशल मीडिया से मिल जाती है। तो एक तो आपका कितना है यूजेज, कितना है, और आपको क्या लगता है कि इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं या नुकसान ज़्यादा हैं? अच्छा, सोशल मीडिया के हवाले से अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन मैं आपको दूं तो मैं बहुत सोशल मीडिया से दूर रहने वाला आदमी हूँ। मैं ना सोशलाइज बहुत ज्यादा करता हूँ और ना मुझे पसंद है, तो सोशल मीडिया भी मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, या यूँ समझ लीजिए मैं बहुत प्रैक्टिस नहीं करता। लेकिन चूंकि मेरे काम की नीड है, लोगों से मेरा एक इंटरेक्शन इसी तरह जुड़ा हुआ है और मैं अपने प्लेज की थोड़ी सी प्रमोशन भी उसी हवाले से कर लेता हूँ, तो मैं सिर्फ इस हद तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल रखता हूँ कि लोगों तक जो है वो मेरे प्लेज पहुंच जाएं, या मेरे को नया प्रोमो टीजर आए तो वो मैं शेयर कर लेता हूँ लोगों के साथ, अपने फैंस के साथ, दोस्तों के साथ, चाहने वालों के साथ। बस इतना एक मेरा इंटरेक्शन है सोशल मीडिया से। और अगर कहीं मेरे अंदर सोशलाइज करने की कोई ख्वाहिश मौजूद भी है तो मैं चाहता हूँ कि वो मीडिया के बजाय मैं प्रैक्टिकली लोगों के साथ सोशलाइज करूँ, मुझे वो अच्छा लगता है। मेरे दोस्त मेरे घर आ जाते हैं, मैं उनके घर चला जाता हूँ, हमारी फैमिली गैदरिंग का है, हम वो कर लेते हैं, कभी हम दोस्त यार बैठ के गाने वाने गा लेते हैं। तो ये सब चीजें मुझे ज्यादा पसंद है, बल्कि इसके कि मैं सोशल मीडिया के थ्रू दुनिया से जुड़ा रहूं हर वक्त। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ इस तरह के फैनेटिक हैं मौजूद जिन्हें हम सुबह शाम देखते हैं, उनके लिए बराबर में कौन बैठा है उनको परवाह नहीं है, मगर वो फोन में लगे होते हैं और वो सोशल मीडिया पे किसी न किसी तरह लोगों के साथ अटैच होते हैं। तो कोई मर रहा है तब भी वो उसमें मगन है, किसी के यहाँ कोई खुशी है तो वो भी उसमें ऐड हो रहे हैं, मगर सोशल मीडिया के थ्रू हो रहे हैं। वो चीज मुझे नहीं पसंद, मैं पर्सनली पसंद नहीं करता। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है। अच्छा, तो जो इस पे क्रिटिसाइज भी बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं लोग, तो कभी आपको ऐसा कोई सामना करना पड़ा, कुछ ऐसा हुआ जिसपे आपको गुस्सा आया हो कि क्या है? मतलब लोगों की बात पे कि वो क्रिटिसाइज गलत कर रहे हैं? क्योंकि पहले तो देखें सर, ये होता था कि कोई ड्रामा आता था, कोई एक्टर था, तो नॉर्मली मतलब सबकी, अगर हम स्पेशली मैं 90s के वक्त की बात करूं, तो कोई भी हम देखते थे प्रेज करते थे, और मुझे बड़ी हैरत होती है अब जाके देख के कि जब हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कोई भी ड्रामा है, लोगों की तरफ से इतनी तनकीद आती है, और मुझे सोच के हैरत हो रही होती है कि हमने तो हमेशा सराहा था और हम आइडलाइज करते थे, तो ये कौन से लोग हैं? तो कभी आपको ऐसा फील होता है कि गैर ज़रूरी तनकीद हो रही है हर चीज़ के ऊपर? मुझे यूजुअली अपनी जिंदगी में इस तरह की लोगों की इस तरह की राय नहीं फेस करना पड़ी ज्यादा। लोग नहीं रिएक्ट करते मेरे साथ इस तरह से, कुछ अल्लाह के इनामात में से ये भी एक इनाम है। एक दफा हुआ था जब मैं निदा के शो में गया था, ARY पे एक शो था हमारा, तो उसमें कुछ हमने खुली बातें की थी, कुछ ओपन बोल्ड बातें की, तो उसके ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म आया था एक जमाने में, तो मैंने उसको फेस कर लिया था। फिर उनको जो जवाब मैंने देने से दिए थे लोगों को, तो फिर मेरे ख्याल है वो काफी जस्टिफाइड हो गए थे उनके लिए, तो वो फिर इत्मीनान हो गया, फिर लोगों ने उसके ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं किया। लेकिन ये एक ही दफा हुआ लाइफ में, बहुत थोड़ा सा, इसके अलावा नहीं हुआ। क्योंकि अब तो होता है, जैसे अभी पिछले दिनों फिरदौस जमाल की एक बात को लेके इतना हंगामा मचिया था, स्पेशली इसमें जो रोल था वो सोशल मीडिया का ही था। कोई भी जरा सी किसी शो पे कोई बात करता है और उसके बाद फिर एक बहुत ही मतलब उस बात को उठा लिया जाता है, बहुत ही मतलब गैर जरूरी तौर पे बहुत दिनों तक डिस्कस किया जाता है। देखिए ना, एक आदमी बस के नीचे आके मर जाए तो ये खबर होती है, लेकिन अगर एक आदमी बस के नीचे आके बच जाए तो ये खबर नहीं होती।
तो बिल्कुल इसी तरह है, वो बातें जिनको चटखारा बनाया जा सकता है वो खबर होती हैं, और जिन्हें चटखारा ही नहीं बनाया जा सकता तो वो खबर ही नहीं बनती। तो मैंने अपनी लाइफ में चटखारे ना लिए ना दिए, तो इसलिए मेरा इस मौजू में लोगों का मुझे खींचना जरा मुश्किल होता है, तो इसलिए शायद कभी हुआ नहीं। सही सही। अच्छा सर, साजिद अली बेपरवाह ने आपसे सवाल किया हुआ है कि आप माशाल्लाह से एक सुपरस्टार हैं, इतने अरसे से काम कर रहे हैं, तो कैसी फीलिंग है आपको इसकी? और अभी हम कतर में आपको सुन रहे हैं तो हमारी तो बहुत अच्छी फीलिंग है, आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो शुक्रिया मेरे भाई, आप लोगों की इतनी अच्छी राय है मेरे लिए, मुझे आप लोग पसंद करते हैं तो भी मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और अगर आप लोग मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते तब भी मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखिए, कतर जो है वो बहरहाल एक हमारा मुस्लिम ब्रदर मुल्क है, तो हमारा तो बड़ा एक प्यार है उसके साथ, और खास तौर पे उस वक्त जब हमारे बहन भाई, हमारे दोस्त यार वहाँ मौजूद हैं और रोजी रोटी की तलाश में हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनके साथ प्यार जरा डबल हो जाता है, बढ़ जाता है। तो मैं आज पहली बार जिंदगी में इस तरह कतर ऑन एयर जा रहा हूँ, आप लोगों मुझे सुन रहे हैं, जो भी दोस्त मेरे सुन रहे हैं, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे लिए ये बहुत एजाज की बात है। सही। तो सर कभी आना हुआ है यहाँ पे आपका अभी तक? ये कतर में कभी नहीं आया। अच्छा। कुछ और रियासतों में मैं जरूर घूमा हूँ, लेकिन कतर मेरा कभी जाना नहीं। अच्छा, तो चले इंशाल्लाह ताला अभी कोविड-19 अभी इंशाल्लाह जल्द से जल्द एंड हो तो फिर जरूर कभी आइएगा, और आए तो मुझे जरूर बताइएगा, हम आपको अपने स्टूडियो बुलाएंगे। जी जरूर, मैं भी जरूर बताऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी सर, तो अभी आप कुछ सिंगिंग की बात कर रहे थे कि दोस्तों के साथ गा लेते हैं, तो कुछ शौक है आपको गाने का? मतलब दोस्तों के साथ गाते हैं तो कुछ हमें भी सुनने को मिलेगा आपकी तरफ से? अच्छा, मेरा ख्याल है आपको नहीं मिलेगा क्योंकि मैं इस वक्त वॉशरूम में नहीं हूँ, मेरे लिए मशहूर है, मैं बाथरूम सिंगर हूँ। अच्छा। तो मैं अपने दोस्तों के साथ जैसा गा लेता हूँ वही उल्टा सीधा ही है जी, और क्या है, मतलब शुगल ही करना होता है, असल मकसद है शुगल। अच्छा। जो काम इंसान को ना आए उसको करने का कोई फायदा भी नहीं है, हाँ। जो मेरा अपना मानना है। मुझे लगता है जिस काम में आपको खुशी मिलती है और आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, आप वो काम करें। तो अल्लाह का शुक्र है, इतने सालों से अल्लाह पाक मुझसे वो काम करा रहे हैं और मैं कर रहा हूँ। गाना जो है वो मेरा काम नहीं है जी, मैं तो गाना बड़े टैलेंटेड लोगों का काम है, गाना तो बहुत आर्टिस्टिक एरिया है जो शायद मैं वहां तक नहीं पहुंच सका, ना पहुंच पाऊंगा। तो ये बड़े बाकमाल लोग होते हैं जी, जिनको मैनूवर्स आता है, अपने साउंड को कंट्रोल करना आता है, हमसे नहीं होता जी, हम तो ड्रामे देर तक कर लेते हैं, बस काफी है। सही सही। तो दोस्तों में कहते कभी आपने अपने घर पे अपनी स्पेशली वाइफ को कोई गाना सुनाया? सॉरी? अपनी वाइफ को कभी कोई गाना सुनाया? हाँ जी, बीवी को मैं सुनाता रहता हूँ। अच्छा। बीवी जो है वो मेरी अच्छी बुरी आवाज से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्यार करती हैं तो वो हर हाल में प्यार करती हैं, उनको सुना देता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं। सही सही। अच्छा सर, आपका जो हमारे पास प्रमोशन वीडियो आया था तो उस पे मतलब चलते हैं, सबके प्रमोशन वीडियोस आते हैं और सब हम मतलब अपने जो फेसबुक है उसके ऊपर उसको अपलोड करते हैं, तो आपका जब मैंने देखा, आपने मुझे सेंड किया, तो मुझे मतलब एकदम से मैं मुस्कुराने लगी। मेरे साथ हमारी लाइब्रेरियन थी, वो भी एकदम से उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। चीज़ जो हमने फील की थी वो ये थी कि आपके पीछे से बैकग्राउंड में तोतों की बहुत आवाज़ें आ रही थी। हाँ, ये मुस्कुराने की वजह अच्छी है। हाँ। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा हाँ, तो तोते पालने का शौक है आपको? मैं जी पेट लवर हूँ, मैं एनिमल लवर हूँ, मुझे सिर्फ तोतों में ही नहीं है, मुझे हर जानदार से प्यार है। और अल्लाह पाक की पैदा की हुई जितनी भी मखलूकात हैं मुझे उन सबसे प्यार है, तो उसमें तोते जो हैं वो मेरे फेवरेट हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है, घर पे कुछ मेरे तोते हैं जो मैंने रखे हुए हैं, हैंडते हैं मेरे, वो खेलते हैं मेरे साथ, बच्चों के साथ बातें करते हैं। ग्रेट। तो उनकी आवाजें आना तो बिल्कुल जायज बात है। हाँ बिल्कुल, और हम लोग मतलब एकदम से ना मतलब स्माइल आ गई थी हमारे फेस पे, हमने बड़ा एंजॉय किया था इस चीज को, क्योंकि तोते तो सभी को तकरीबन पसंद होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगा देख के। तो आप तोते बातें करते हैं? अगर आपके करीब, सॉरी आप कहिए। नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि नेचर जो है ना वो इंसान के अंदर है, बिल्टन है, नेचर से दूर का इंसान रह ही नहीं सकता, और अगर रहेगा तो फिर बड़ी फेक सी लाइफ लगती है ना। तो मैंने घर में थोड़े से तोते, थोड़े से पौधे, इन सब चीजों को जमा करके अपने इर्द गिर्द नेचर जमा करने की कोशिश करता हूँ, बस और कोई वजह नहीं। सही सही। तो तोते बातें करते हैं, उनसे आपने बातें उनको करना सिखाई हैं, बोलते हैं तो बात करते हैं उनसे आप? देखो, तोतों में अल्लाह पाक ने ये खूबी अता की है कि वो जब आपके साथ रहते हैं ना तो वो आपको आप ही अपनी तरह या अपने आप को आपकी तरह समझने लगते हैं। तो वो आप जो बोलते हैं आमतौर पे घर में बोल रहे होते हैं, वो उन्हीं में से बहुत
कर लेते हैं और सीख जाते हैं, उनको सिखाना नहीं पड़ता खास तौर पे। लेकिन अगर कुछ लोग बैठ के बात करते हैं और तोतों से बाकायदा अप्लाई करते हैं उनके साथ कुछ खास अल्फाज बार बार, तो फिर वो अल्फाज भी सीख जाते हैं। सही, ग्रेट। अच्छा, तो सर नेचर से माशाल्लाह से आपको काफी मोहब्बत है, ट्रैवल करने का शौक है? बहुत शदीद। हाँ, और घूमते फिरते रहे हैं? बड़ा शदीद, मुझे भी, मेरी बीवी को भी, हम लोगों को बहुत शौक है। अच्छा, ग्रेट, जबरदस्त। तो घूमे फिरे होंगे खूब। तो सबसे अच्छी जगह अगर मैं पूछूं आपसे कि आपको कौन सी सबसे जबरदस्त जगह लगी हो जहाँ पे बार बार जाने का दिल चाहता है? देखिए जी, सबसे ज्यादा तो एक ही जगह प्यारी है जहाँ बार बार दिल करता है, वो है मक्का और मदीना। ग्रेट। और मदीना की क्या ही बात है, जब मदीना जाते हैं और फैन में बैठते हैं रोजा रसूल के सामने, तो उस वक्त को मेरा ख्याल है कोई भी शायद नहीं कर सकता, बड़ा मेमोरी में रह जाने वाला वक्त होता है वो। बिल्कुल। तो उससे ज्यादा खूबसूरत मकाम मैंने कायनात में कहीं नहीं देखा। जहाँ जितना भी घूमा उसमें वो जगह मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तो बस वहां जाने का बार बार दिल चाहता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, देखी सारी दुनिया है तकरीबन, ही कोई शायद ही कोई 2-4 मुल्क होंगे जो नहीं देखे होंगे, लेकिन इनमें जो सबसे जगह प्यारी है जहाँ बार बार मेरा दिल चाहता है वो यही है कि मदीना के सहन में जाके बैठ जाऊँ। वो जो सहन है ना, वो मकाम मेरा एक फिक्स है, वो बड़ा पसंद है मुझे। तो अब तक कितनी दफा सर उम्रे की सादत आपको नसीब हुई? मैंने जी बेतहाशा, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत दफा की है। हाँ, और पहली दफा कब हुआ था ये कि आप जब गए थे, क्या फीलिंग्स थी उस वक्त? अरे, आपको एक बड़ा अच्छा किस्सा याद आया, अगर टाइम है तो सुनाऊं? बिल्कुल बिल्कुल, टाइम है मेरे पास, बिल्कुल टाइम है। एक वक्त था जब 1999 खत्म हो रहा था और 2000 शुरू हो रहा था, विच इज दिसंबर, और आई वाज इन स्कॉटलैंड दैट टाइम। और दुनिया जहान में शो शुरू हो गया कि जी मिलेनियम शुरू हो रहा है, नई सदी शुरू हो रही है और तारीखी वक्त है और न जाने कितने इंसान है जो ये सदी नहीं देखेंगे, और हम उन खुश नसीब लोगों में से जो सदी देख रहे हैं। तो आई वाज इन स्कॉटलैंड, और वहाँ डाउनटाउन में एक बहुत बड़ा मजमा जमा होना था न्यू ईयर मनाने के लिए और मिलेनियम नया शुरू करने के लिए। तो वहां पर उस दौर में बियर फ्री थी, शराब फ्री थी, और बहुत गंद बला होना था और डांसेस होने थे, दुनिया जहान की चीजें। तो आई वाज वेरी हैप्पी, और मैं खुश था कि मैं दुनिया का इतना बड़ा इवेंट देख के जाऊंगा और क्रिसमस भी देखूंगा और ये भी देखूंगा, और सब खुश था बहुत। लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेटली इस तरह का वाकया हुआ कि मैं 24 दिसंबर को जहाज में बैठा था, ना मैं मिलेनियम देख सका और ना ही मैं क्रिसमस वहां देख सका। और मैं 24 दिसंबर को जहाज में बैठ के स्कॉटलैंड से सीधा फ्लाई करके कराची आ गया। अच्छा। और मैं रहा, बड़ा मुझे दुख था कि यार देखो, मैं तो इतनी अच्छी जगह, इतना मजा आना था और इवेंट था, सब रह गया। तो उसके बाद कुछ साल गुजर गया और खाबी कैफियत है, कुछ मुझे चीजें नहीं याद। वो साल गुजरने के बाद बहस शुरू हो गई कि जी जो पिछले साल हुआ था न्यू ईयर, वो मिलेनियम नहीं था, 99 का एंड था और 2000 का शुरू था, तो सदी का आखिरी साल तो 2000 हुआ। अब 2000 जो खत्म होगा और 2001 शुरू होगा, तो वो है मिलेनियम। अच्छा। वो जो भी मनाया गया, चलो ठीक है न्यू ईयर है, लेकिन वो मिलेनियम नहीं था। तो मैंने क्या लिया, मैं तो वैसे दुख में था पूरा साल, मैंने बड़ा दुख में गुजारा कि मेरा अच्छा इवेंट रह गया। लेकिन मजे की बात आप ये देखिए कि जिस दिन मेरे भाई ने मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे कहा कि मेरा घर में मुझे प्यार से अहमद बुलाते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा यार अहमद हैप्पी मिलेनियम। अच्छा। तो वो 2000 का दिसंबर था, 31 दिसंबर, और रात के 12 बज रहे थे और साल खत्म हुआ था और मिलेनियम शुरू चेंज हो रहा था। तो मैंने पलट के अपने भाई को देखा, मैं उसको गले लग गया, मैंने भाई से कहा कि हाँ यार हैप्पी मिलेनियम। और आई वाज रियलाइज दैट टाइम कि मैं कहाँ मौजूद हूँ, तो मैं खाना काबा के बिल्कुल सामने खड़ा था और मैं तवाफ में था। अच्छा, मतलब ये मुझे पता चला कि ये 1 साल के अंदर का गेम है, ये मेरा जिंदगी का बड़ा अहम वाकया है। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि अल्लाह पाक ने मुझे वहां से 24 दिसंबर को पिछले साल क्यों फ्लाई करा दिया था, कि वो नहीं चाहते थे कि मैं उस गंद बला में अपनी सदी शुरू करूं, बल्कि अल्लाह पाक चाहते थे कि मैं अपनी सदी अल्लाह के साथ शुरू करूं, अल्लाह के घर में शुरू करूं। ग्रेट। तो ये ऐसा वाकया है जो आज भी सुनाता हूँ तो इसमें मेरे गूज बम्स खड़े हो गए हैं, और मैं कुछ लहरें सी हैं जो फील करता हूँ जब भी ये वाकया सुनाता हूँ। लेकिन अपने सुनने वालों को जरूर सुनाऊंगा ये वाकया, क्योंकि ये सच्ची बात है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि जो आपके दिल में होता है ना, तो मुआवजा आज भी होता है। अल्लाह पाक आपके दिल की बात आज भी पूरी करते हैं। तो अगर अच्छा सोचेंगे ना तो अच्छा होगा। ये मिसाल हम बचपन से सुनते हैं, लेकिन हमें पता नहीं था।
जब प्रैक्टिकली होता है तो पता चलता है कि आप चाहते जो है ना अपने दिल से, अल्लाह पाक वो करता है। शक्र खोरे को शक्र मिल ही जाती है। तो सर इस तरह का मिजाज वजह से दिल पे आ गया आपके साथ। हाँ नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा किया आपने। इसी पे मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि जैसे आपने बात की कि दिल की ख्वाहिश, तो मीडिया में माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं इतने अरसे से, और ड्रामे में काम किया, या फिर जो बता रहे हैं आप कि उस वक्त आप जिस जगह पे मौजूद थे वहाँ पे बहुत कुछ ऐसा होने वाला था जिसमें आपको अल्लाह ने नहीं मौजूद रखा उस वक्त। तो ये खुद से कुछ कोशिश करना पड़ती है नेकी की तरफ आने की, या जिसको अल्लाह ताला बुलाना चाहता है बुला लेता है, या फिर आपकी थी ये शुरू से फीलिंग कि मुझे अच्छे काम करने हैं, इस जगह पे मतलब जरा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है? इख्तियारी कोशिश है या बेख्तियारी? दुनियावी तौर पे अगर हम देखें तो यकीनन कोशिश के बगैर तो नहीं होता। आपकी अपनी कोशिश जो है वो जरूर होनी चाहिए। लेकिन इन माय केस टोटली डिफरेंट सिनेरियो। आप यकीन जानेंगे कि अल्लाह पाक मुझे बचाते हैं। मैं अगर नहीं भी बचना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि मैं भरल अंदर से एक इंसान हूँ, मुझे भी बहुत सी चीजें अट्रैक्ट करती हैं और मैं बहुत सी चीजों की तरफ जाता हूँ, और कुदरत न जाने क्यों उसमें ऐसी रुकावट डाल देती है कि मैं फिर वो नहीं कर पाता। अच्छा। और बाद में मुझे रियलाइज होता है कि यार अच्छा ही हुआ मैं बच गया, अल्लाह पाक ने तो मुझे यहाँ से बचा लिया। तो आप सच अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरे इस सिनेरियो में सारी क्रेडिट मेरे अल्लाह पाक को जाता है कि मुझे अल्लाह पाक बचाते हैं। मेरी कोशिश तो ना होने के बराबर है, शादुल नादिर या बिल्कुल भी नहीं है, अल्लाह ही बचाते हैं मुझे। सही सही। अच्छा, कोई ऐसा वाकया है इसके पीछे, कोई ऐसा मतलब अमूमन होता है ना कि अगर हम अपनी तरफ से नहीं आ रहे होते अल्लाह की तरफ, तो बाज़ औक़ात हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि अल्लाह ताला खींच के लेकर आता है। तो कभी कोई ऐसे ज़िंदगी में कोई ऐसा वक्त आया जो आपको लगा हो कि ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और ये हो गया? मैंने एक जमाने में मुझे शौक हुआ था, 8 years 7 years दैट टाइम, और मुझे शौक हुआ था कि मैं अल्लाह पाक के सारे नाम याद करूं। तो मैंने अल्लाह के सारे नाम याद कर लिए, और उसमें 3 नाम ऐसे थे जो मुझे बहुत प्यारे लगे, और मैंने उसका खुद से एक वजीफा शुरू कर दिया था। जब भी बैठा हूँ, कोई खास टाइम नहीं, कुछ नहीं कर रहा, मैं वजीफा करता था। माशाल्लाह। वो अल्लाह के 3 नाम है, या वहाब हो, या रज़्ज़ाक हो, या फत्ताह हो। या वहाब हो, या रज़्ज़ाक हो, या फत्ताह हो। ये 3 नाम मुझे अल्लाह के बहुत पसंद थे, तो मैंने इसको पढ़ना शुरू कर दिया। तो मुझे बार बार इंडिकेशन आती थी, जब कभी मैं वजीफा छोड़ता था और मैं दूर हो जाता था और मैं दुनियावी कामों में लगता था और इधर ध्यान ज्यादा होता था, कभी मुझे किसी मस्जिद में मैं जुम्मा पढ़ने गया हूँ तो मुझे यही 3 नाम सामने लिखे नजर आते थे। अच्छा। मैं इंटीरियर शूट करने के लिए गया हुआ था और मैं भूल गया था ये नामों का, फिर मैं उन दिनों नहीं कर रहा था। तो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग मुझे दीवारों पर अल्लाह के नाम लिखे हुए थे, और इत्तेफाक से मुझे यही 3 नाम बार बार इंडिकेट होते थे, और ये लाइफ में मेरे साथ बार बार हुआ है। तो अल्लाह पाक अपनी तरफ बुलाते हैं, अल्लाह पाक अपने बंदे को बुलाते हैं। दिन में 5 बार अजान आती है, हमारे कानों में पड़ती है, वो अल्लाह की बुलावा होता है, वो अल्लाह हमें अपनी तरफ बुला रहे होते हैं। हमारे अंदर कुछ खराबियां हैं, हमारे अंदर कुछ फितूर हैं जो कि नेचुरली होने भी थे, क्योंकि गुनाह से पाक, खराबियों से पाक सिवाय अल्लाह की जात के, अल्लाह जिसे चाहें, यानी अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के वली हैं, जिनको अल्लाह चाहे। हम सब गुनहगार हैं, हम सब कहीं ना कहीं अल्लाह से दूर हैं। बिल्कुल। तो अल्लाह तो अपने बंदे को बुलाते हैं, और हर बंदे को बुलाते हैं। यहाँ पे जो कुफ्र करने वाला बंदा है, अल्लाह उसके भी कान में कहीं ना कहीं अजान डाल देते हैं, कहीं ना कहीं उसको भी पता चलता है, उसका भी बुलावा होता है। लेकिन अगर उसको समझ ना आए अपना बुलावा, तो फिर ये अपनी हमारी गलती है ना, अल्लाह की तरफ से तो नहीं। बेशक ऐसे ही है। अब मुझे समझ में आ गया कि आपके चेहरे पे ये जो एक मखसूस इतनी शफीक सी मुस्कुराहट है, ये क्यों है। माशाल्लाह से, मतलब आपके अंदर का नूर है माशाल्लाह माशाल्लाह से, तो यही आपके चेहरे पे भी नजर आता है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और माशाल्लाह से सर, मतलब जितने भी हमारे आर्टिस्ट होते हैं, जो एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, कोई भी हैं, ये बेसिकली एम्बेसडर होते हैं पाकिस्तान के बाहर। लोग उनको देखते हैं, है ना, और जितने भी लोग हैं जो सेलिब्रिटीज को फॉलो कर रहे होते हैं, तो माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारी सेलिब्रिटीज, अगर देखा जाए इतनी रंगीन, मतलब इस तरह की दुनिया में रहते हुए भी बहुत एक कनेक्शन है अल्लाह के साथ, और एक मतलब एक जो है ना वो फील होती है चीज़ कि हमारे अगर आर्टिस्ट आप देखें और दूसरे मुल्कों के देखें, तो यही वजह है कि आपको हमारे आर्टिस्ट में वो डिप्रेशन नज़र नहीं आता जो दूसरे मुल्कों का हम सुन रहे होते हैं, क्योंकि हम लोगों का एक कनेक्शन है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह का एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, नईम नोमी ने पूछा है, अभी बाहर के मुल्कों की बात मैंने भी की थी, इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से बाहर कोई ऑफर आई, और अगर नहीं तो हमारे आर्टिस्ट को ऑफर ना होने के बराबर क्यों आती है, ये इनका ख्याल है। सॉरी, क्या चीज?
ये पूछ रहे हैं कि आपको कहीं पाकिस्तान के बाहर से कोई ऑफर आई है, और अगर ये कह रहे हैं कि नहीं आई तो हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनको ऑफर ना होने के बराबर क्यों आती है किसी बाहर की इंडस्ट्री से? देखिए जी, हमारी जबान एक रुकावट है। बाहर हमारे यहाँ आपको पता है, हमारे यहाँ अगर बाहर हम जाते हैं तो कहाँ जाएंगे, हमें बाहर कहाँ से ऑफर आएगी? हमें या तो हमारे बराबर में मुल्क है हमारा दोस्त भी कभी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, भारत है जो हम जबान मुल्क है जहाँ पे हमें काम की ऑफर आ सकती है और आती है वहां से ऑफर, एक जमाने में आती रही है। फिर हालात हमारे कभी ठीक नहीं रहते हैं तो वो ऑफर आना ना आना बराबर होती है। अगर आप वो मान भी जाए तो कंफर्म नहीं होता कि वो काम पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। दूसरा रह गया बाहर और कोई मुल्क, तो वो जबान, हम जबान ना होने की वजह से कोई इतना खास मेरा ख्याल है काम के ऑफर आना ना आना समझ में आती है, लॉजिक है। लेकिन हमें आई है, हमें ऑफर्स आती है जी। हमें इंडिया से भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑफर आई है। हमने नहीं किया, मेरी ख्वाहिश नहीं थी कभी काम करने की। तो हमसे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, बड़े अच्छे अच्छे काम करने वाले लोग हैं। लेकिन मेरी कभी ख्वाहिश नहीं थी अंदर से मैं अपने मुल्क में ही अपना कैरियर शेयर कर लूँ अपने लोगों के साथ, तो बड़ी बात है। इतना ही तो मेरी जिंदगी नहीं है जितना काम इधर है, तो क्या करूंगा मैं बाहर जाके। इसलिए मुझे तो फर्क नहीं पड़ता शेयर करने ना करने से, लेकिन करना चाहिए तो वो मुजायका नहीं है, मैं उसको बुरा नहीं समझता। सही सही अपने। अच्छा, ये तो चलें, ये ऑफर का है सिलसिला, और मतलब हमारे मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनको ऑफर आती ही है, लेकिन वो अपने ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि वो जाना चाहें या ना जाना चाहें। लेकिन इससे हटकर अगर है ना, तो अगर इससे हटकर हम बात करेंगे, अगर स्पेशली मैं मूवीज़ की बात करूँ तो हमारी मूवीज़ की वो प्रमोशन दुनिया में नहीं होती जो कि आपको बॉलीवुड की नज़र आती है। तो किस तरह हम बेहतर कर सकते हैं इस चीज़ को? देखिए, उनसे मुकाबला करने की जो बात करते हैं ना, वो बड़ी बेवकूफाना बात करते हैं। हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते, वो हमसे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उनका मुल्क जो है तकरीबन 1.25 अरब लोगों का मुल्क। उनके यहाँ फिल्में उनके मजहब का हिस्सा है, नाचता गाना, वो चीजें जो हमारे पाबंदियां हैं जिस चीज पे, और हम क्रिटिसाइज करते हैं अपनी लड़कियों को जब वो कोई आइटम सॉन्ग कर लेती है या कोई नाच लेती है या कोई डांस कर लेते, हम कहते हैं यार क्या बात हुई यार, ऐसा कौन सा डांस है। हम किसी को किसी सूरत में कबूल नहीं करते। बिल्कुल। लेकिन हिंदुस्तान में आर्ट की बहुत कदर है और उनकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ पे बिलियंस में काम होता है। तो हमारा उनसे मुकाबला किसी भी सूरत नहीं हो सकता। आप कितना ही अच्छा काम कर लें, आप कितना ही बड़ा काम कर लें, आप उनका मुकाबला आप क्वांटिटी में तो कर सकते। बिल्कुल। रह गई बात कंटेंट की, तो कंटेंट आपका बहुत अच्छा है, आप उनके कंटेंट से किसी भी तरह कम नहीं है, बल्कि कुछ जगहों पे आपका कंटेंट बेहतर कंटेंट है ड्रामे के हवाले से। बिल्कुल। फिल्म, उनके यहाँ फिल्म, हर चीज में फिल्म छाई हुई है। उनके यहाँ फिल्म एक बहुत बड़ा मीडियम है बात समझाने का, एंटरटेन होने का। हमारे यहाँ वो मीडियम बहुत छोटा है। हमारी 22 करोड़ की आबादी है और उसमें हर आदमी जो है वो सिनेमा नहीं देख सकता। तो उधर मेजॉरिटी सिनेमा, फिर आपके सिनेमा की तादाद देख लें। तो ये जो लोग मुकाबला करते हैं कि जी हम बेहतर करके उनके मुकाबले की काम कर लेंगे, तो ये चीज नामुमकिन है। ये तब तक नामुमकिन है जब तक आप उनके बराबर हो ना जाए, और उनके बराबर होना आपके लिए मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि दोनों अलग अलग तरह के मज़ाहिब हैं, अलग अलग तरह की कौमें हैं। तो दो नजरिए के तौर पे जो आपको याद है ना पाकिस्तान बना था, तो वो दो नजरिया जो था वो यही तो था, बुनियादी नजरिया यही था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे लगता है ये कभी भी बराबरी की बात नहीं करनी चाहिए, ये ज्यादती की बात है। हाँ, लेकिन सर जो हमारे यहाँ काम हो रहा है, बहुत अच्छी बीच में मूवीज आई हैं, पंजाब नहीं जाऊंगी और इस तरह की लतीफा एंड ट्रबल, लेकिन वो वाली जो प्रमोशन है जिस तरह से बॉलीवुड करता है अपनी मूवीज को पूरी दुनिया में लेकर आता है, तो वो हमें अपने यहाँ नजर नहीं आती। प्रमोशन वैसी नहीं होती है, पूरी दुनिया में लगती नहीं है मूवी। देखिए, मैं आपको उसकी भी बड़ी सादी सी मिसाल है। मैंने आपको बताया कि 1.25 अरब ज्यादा की आबादी का वो मुल्क है, और दुनिया में कोई मुल्क शायद ऐसा हो जहाँ पर हिंदू न रहते हो। तो जब वो अपनी फिल्मों को वहां लेकर जाते हैं तो उनको उसी हिसाब से उसका एक रिएक्शन भी मिलता है और उनकी इनकम भी होती है। पाकिस्तानी फिल्म जो है वो अगर दुनिया जहां में आप लेके जाएंगे और उसको ले जाकर रिलीज करने की कोशिश करेंगे, तो अव्वल तो आपको उतने व्यूअर्स नहीं मिले। पाकिस्तानी 22 करोड़ लोग हैं टोटल, तो सारी दुनिया में उतनी तादाद में मौजूद नहीं है। तो अगर मैं यहाँ से सिनेमा ले जाऊँ अफ्रीका और मैं कहूँ कि अफ्रीका के सिनेमा में मैंने रिलीज करना है अपना काम, तो मैं नाकाम हो जाऊंगा, फ्लॉप हो जाऊंगा वहाँ पे। इसी तरह मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा तो मेरे पास बहुत कम देखने वाले हैं। अलग अलग शहरों, सिडनी में लगाऊंगा तो सिडनी में शायद मुझे ज्यादा लोग मिल जाएंगे, लेकिन सिडनी से बाहर कहीं जाऊंगा सबब में, तो मुझे वहाँ पे सिनेमाज में मैं नाकाम हो जाऊंगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। तो इन चीजों को बिजनेस
चीजों को देख के ही मैं प्लान करूंगा ना कि मैंने किस किस जगह पे अपनी फिल्म लगानी है। अगर मैं अमेरिका भी जा रहा हूँ तो मुझे अमेरिका में जाके सिर्फ और सिर्फ ह्यूस्टन जा सकता हूँ मैं, या मैं न्यूयॉर्क जा सकता हूँ जहाँ पाकिस्तानियों की तादाद ज्यादा है, जहाँ पे हिंदुस्तानियों की तादाद ज्यादा है, जहाँ पे लोग हमारी जबान समझेंगे, फिल्म देखने आएंगे। तो ये बुनियादी फर्क है जिसकी वजह से उनकी प्रमोशन भी ज्यादा होती है, हमारी प्रमोशन उतनी नहीं होती। सही सही। ये अच्छा, ये मुझे इस सवाल का जवाब आज मिला है, वरना मैं हमेशा ये खुद सोचती रहती थी कि क्यों है ऐसा, लेकिन आपने बिल्कुल सही अच्छी तरीके से आपने बताया। राइट सर। अच्छा, फ्यूचर प्लान, अभी आपने एक मूवी के बारे में बताया, इसके अलावा कौन से नए नए ड्रामे हमें आपके देखने को मिलने वाले हैं, कौन से प्रोजेक्ट? देखिए, इस वक्त तो कोविड की वजह से सारा सिस्टम ही उथल पुथल हुआ है और काम बहुत कम हो रहा है। बिल्कुल हर चीज को हम SOP चूंकि फॉलो करते हैं और बहुत से लोग डरे हुए हैं, बहुत से एक्टर्स को ये बीमारी और ये वबा हुई भी है, तो खौफ की वजह से कुछ काम नहीं हो रहा, कुछ जो है वो SOP फॉलो करने की वजह से नहीं हो रहा, कुछ हमारी गवर्नमेंट ने भी सख्ती की भी है और हम भी नहीं चाहते हैं कि क्यों हम फैलाएं इस मर्ज को। तो हम इस वजह से रुके हुए हैं, बहुत से काम हमारे रुक चुके हैं। कुछ चीजें हमारी की जरूरी थी जो ऑन एयर थी और ये आधी बन चुकी थी, उनको खत्म करना जरूर, वरना प्रोड्यूसर का बहुत नुकसान हो जाता है। तो हम अपने SOP को फॉलो करते हुए बस उतना काम रिकॉर्ड करा रहे हैं ताकि लोगों का नुकसान ना हो, कम से कम नुकसान हो या नुकसान ना हो, इससे बस बचा रहे हैं अपने प्रोड्यूसर को और कुछ भी नहीं। सही। तो अभी ये चल रहा है सिलसिला, इंशाल्लाह मूवी हमें देखने को मिलने वाली है इंशाल्लाह, जैसे ये सिलसिला खत्म होता है। इंशाल्लाह जी, देखिए अगर हालात अच्छे हो गए और सिनेमा पर रिलीज हो सकी तो यहाँ, वरना तो नेटफ्लिक्स पे या किसी और जगह पे वो रिलीज होगी, तो वहाँ पे फिर आपको नजर आएगी थोड़ी लाइफ थोड़ी जिंदगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर, जब ये रिलीज होगी तो मैं आपको थोड़ा बस 5 मिनट के लिए लेकिन लूंगी ऑन एयर, तो हमें थोड़ा सा टाइम जरूर दीजिएगा। एनी टाइम जब आप चाहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और माशाल्लाह बहुत आपकी अच्छी पर्सनालिटी है, बहुत अच्छे अखलाक के आप हैं। अल्लाह ताला इसी तरह आपको हमेशा कामयाब भी रखे और ये चीज़ भी जो आपका अखलाक है ये भी आपके साथ हमेशा चले, मेरी ये दुआ है इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया नाज़िश, आपको भी और आपके सुनने वालों को भी, और आज जो मेरे सुनने वाले थे उनको भी अल्लाह पाक सबको परवरदिगार दुनिया और आखिरत दोनों जानों की कामयाबियों के साथ जिंदगी अता फरमाए, सेहत के साथ अता फरमाए। दुआओं में एक दूसरे को याद रखें, दुआओं की दरखास्त है। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल सर, अल्लाह ताला आपको खुश रखे हमेशा। इंशाल्लाह फिर बात जरूर होगी आपसे, ख्याल रखिएगा अपना बहुत सा। थैंक यू सो मच। थैंक यू नाज़िश। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।